नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहाँ पर आज हम लोग कुछ अलग चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है? जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 10 पास आउट, 12 पास आउट या कुछ ऐसे हों कि जो कॉम्पिटिशन की अच्छी खासी तैयारी उनकी पहले भी हो चुकी हो या अभी भी तैयारी में जुटे हों। तो वो क्या होता है, अगर कोई भी या किसी को भी अगर कोई गाइडेंस चाहिए, तो अगर वो किसी से कुछ भी पूछते हैं तो लोग अक्सर यही बताते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ कर के अच्छी खासी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम जो है एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे साइंस यानी कि विज्ञान, ठीक है? विज्ञान और वो भी क्लास 6 का। क्लास 6 से 12 हम ये पूरा तैयार करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज़, ठीक है? एक-एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें आता है चैप्टर 1 भोजन, या जो है भोजन कहाँ से आता है। जो भोजन है ये क्या है और भोजन कहाँ से आता है, ठीक है? यहाँ पर है कि आज आपने अपने घर में खाना क्या खाया था? पता लगाइए कि जो आपके दोस्त हैं उन्होंने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग-अलग समय में हम भिन्न-भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? ठीक। देखिए, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जो भोजन हम आज सुबह किए हों वही भोजन हम शाम को भी करें, या जो भोजन मैंने कल किया हो वही भोजन हम आज भी करें। अलग-अलग समय में हम अलग-अलग प्रकार के भोजन भी करते हैं, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, पूड़ी और भी अन्य प्रकार के पदार्थ, ठीक है? तो ये अलग-अलग समय में हम लोग अलग-अलग प्रकार के पदार्थ भी खाते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ को भोजन स्वरूप लेते हैं, ठीक है? तो इसमें हम आगे आकर के पढ़ते हैं। देखिए, क्या है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ हैं ये क्या हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। जैसे आप लोग भी अपने स्कूल कॉलेज का समय बिताए होंगे, तो स्कूलों में क्या होता था, अभी भी होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने लंच बॉक्स में या टिफ़िन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ले कर के जाते ही हैं ताकि वो अपने लंच टाइम में कुछ खा सकें। तो जितने भी अलग-अलग बच्चे होते हैं उन लोगों के टिफ़िन बॉक्स में, लंच बॉक्स में अलग-अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होते ही होते हैं, ठीक है? जैसे कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि सारा दिन वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, नमकीन, बिस्कुट वग़ैरह-वग़ैरह, ठीक है? तो इसमें दिया गया है कि आप ये यहाँ पर पूरा अपना एक चार्ट बनाइए, सारणी बनाइए, ठीक है? कि ये जो सारणी है, इसमें आपके दोस्तों ने सारा दिन क्या-क्या खाया है, आप अपने दोस्त का नाम लिखिए और यहाँ पर ये लिखिए विभिन्न खाद्य पदार्थ की जो उन्होंने खाया है या क्या वो सारा दिन अपना खाते रहते हैं, ठीक है? उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, चार्ट बनाना है। चलिए आगे हम आते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, कोई एक चीज़ नहीं खाते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, लेकिन जो होती हैं ये खाने की सभी चीज़ें किससे बनी हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जो खाने की ये सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं ये किससे मिल कर के बनी हुई होती हैं? अच्छा, चलिए हम एक पके हुए चावल के बारे में सोचते हैं। ज़रा आप सोचिए कि जो पका हुआ चावल है ये क्या है और कैसे बनता है? ठीक है, ज़रा इसके बारे में सोचिए कि जो घरों में हमारी मम्मियाँ होती हैं, मम्मी, दादी ये लोग खाना बनाती हैं, ठीक है? तो किस प्रकार से खाना बनाती हैं और वो उसमें उनको और भी किस-किस पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या हुआ, हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं, उसे तैयार करने में हम 2 पदार्थों का संघटकों की आवश्यकता होती है। यानी कि इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों की या फिर संघटक की आवश्यकता होती है। संघटक का मतलब कि एक पदार्थ से अन्य पदार्थ जो मिल कर के बनते हैं। क्या होता है, चावल हमने लिया, ठीक है? चावल को पानी में लेकर के उबाल लिया, वो क्या हुआ, खाने के लिए चावल रेडी हो गया। इसी प्रकार से हम और भी कुछ अन्य चीज़ें बनाएँगे, जिसके लिए क्या होगा, उसमें सिर्फ़ एक ही चीज़ें नहीं, उसमें अन्य चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे कि दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्ज़ी बनाना चाहेंगे तो हमें अलग-अलग कई प्रकार की कच्ची सब्ज़ियाँ, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है, ठीक? नीचे इसमें आते हैं कि इसमें एक सूची दिया गया है, कुछ खाद्य पदार्थों को छाँटिए जो अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी
प्राप्त करिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए। इनको शायरी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम, उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ शायरी नीचे दिए गए हैं और कुछ को आपको जोड़ करके बनाना है जो इसमें बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है रोटी या चपाती, तो इसमें क्या होता है आटा और जल, आटा और जल मिला करके हम क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। ठीक है, रोटी बोलते हैं या फिर उससे हम चपाती भी बोल सकते हैं। फिर इसमें आता है दाल, दाल में कच्ची दाल, कच्ची दाल में हम अरहर मूंग कोई भी दाल हम ले सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा जल मिलाते हैं, नमक या फिर तेल घी, ठीक है, कुछ मसाले भी मिलाते हैं। इससे क्या होता है हमारा, फिर उसके बाद में हम उसको अच्छे से उबाल लेते हैं, अच्छे से गैस पर या चूल्हे पर चढ़ा देते हैं ताकि वो पककर रेडी हो जाए। इसी प्रकार से आपको अन्य खाद्य पदार्थ भी सोचना है। ठीक है, सोच करके लिखना है कि उसमें अन्य ऐसी कौन कौन सी कच्ची सामग्रियाँ होती हैं जिसको मिला करके हम वो पदार्थ बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, करते हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही संघटक हम सिर्फ एक ही खाद्य पदार्थ में यूज करते हैं। एक संघटक को हम कई अन्य खाद्य पदार्थों में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये संघटक आते कहाँ से हैं। ठीक है, इन संघटक को तैयार कौन करता है, तो चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि संघटक क्या होते हैं, आते कहाँ से हैं। ठीक है, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जो खाद्य सामग्री है ये क्या होता है, इसके स्रोत कौन कौन होते हैं। शायरी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है। जैसे कि हम फल और सब्जी के बारे में अनुमान हम लगा सकते हैं, ये बहुत ही आसान है क्योंकि हम हमेशा ये अपने डेली में यूज़ भी करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खाना। ठीक है, भोजन में ये हमारे हमेशा काम भी आते हैं। हम इसको अपने दैनिक रूप से यानी कि भोजन में ये हम आमतौर पर प्रयोग ही करते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन हमने ये कभी सोचा है कि ये जो है भोजन है ये आते कहाँ से हैं। ठीक है, निश्चित रूप से पौधों से आते होंगे, है ना, क्योंकि ये हम बना ही नहीं सकते हैं। केवल हम कच्ची चीज़ों को हम पका सकते हैं, ठीक है, भून सकते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ को बना नहीं सकते हैं। जितनी भी हमारे संसार में चीज़ें आप अपने आसपास भी देखते होंगे, पेड़ पौधे जानवर या अन्य चीज़ें, ठीक है, ऊंचे पहाड़ पर्वत, ठीक है, पठार नदियाँ झरने, तो ये सब क्या हुआ, ये सब भगवान की देन है, यानी कि ईश्वरीय देन है। ये सब कोई बना नहीं सकता है। ठीक है, ये सब भगवान ने बनाया है, यानी कि ये सब ईश्वरीय देन है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि गेहूं और चावल का स्रोत क्या स्रोत है, यानी कि जो गेहूं और चावल है इसका क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां भी खड़ी देखी होंगी। यानी कि क्या होता है, अनाज हमें चाहिए तो उसके लिए जो किसान होता है वो दिन रात मेहनत करके अपने खेतों में क्या करता है, अनाज उगाता है। ठीक है, ताकि जितने भी लोग हैं वो सब आराम से खाना खा सकें, भोजन कर सकें, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है। जैसे कि अब इधर गेहूं का मौसम है तो फिर गेहूं बोया जा रहा है। जब गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी उसे काट करके अच्छे से तैयार करके रखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही धान के मौसम में धान तैयार होता है। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं, पंक्तियाँ देखी होंगी, इनसे हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है। लेकिन जो कुछ अन्य खाद्य पदार्थ हैं जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस, ये सब क्या होता है, हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं, यानी कि केवल साग सब्जी खाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो मांस, मछली, अंडा ये सब भी खाते हैं। ठीक है, और जो इंसान होता है, मनुष्य होता है, ये तो सर्वाहारी में इसको रखा गया है कि ये क्या है, सर्वाहारी है, यानी कि ये सब कुछ खा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो मनुष्य है उसे सर्वाहारी प्राणी माना गया है क्योंकि वो सब कुछ खा सकता है, यानी कि वो
दूध, अंडा, मांस, मछली, ठीक है, और यहाँ तक कि फल फूल साग सब्जी भी वो खा सकता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसमें देखते हैं क्रियाकलाप थर्ड। आगे इसमें क्या बताया गया है, देखिए, आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, ठीक है। आगे इसमें दिया गया है कि क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। ये जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं, ठीक है। दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, घी, क्रीम, दूध, दही, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन किससे मिलती हैं, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, यानी कि जो जानवर हमें दूध देते हैं, ठीक है। आगे इसमें है कि खाद्य व्यंजन यानी कि संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत, यानी कि खाद्य मद इडली, जो इडली है, इडली में कुछ कच्ची सामग्री ले करके हम इडली बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि इडली में क्या हो गया, चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। लेकिन जो चावल है ये हमें कहाँ से मिलता है, चावल, उड़द, ये सब हमें पौधों से ही मिलता है, ठीक है। चिकन करी, जो चिकन करी है ये चिकन, मसाला, तेल, घी और जल, इन सब से मिलता है, ठीक है। इन सब से मिल करके ये बनता है। चिकन जो है ये जंतुओं से मिल करके बनता है, यानी कि जंतु से हमें प्राप्त होता है। तेल, घी पौधे और जंतु दोनों से हमें मिल सकता है, यानी कि जो पौधे हैं पौधों से भी हमें मिलता है और जंतुओं से दूध, घी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और पौधों से जैसे सरसों का तेल हो गया, ठीक है, नारियल का तेल हो गया, ये सब तेल हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। अगला आता है खीर। जो खीर है इसमें दूध, चावल, चीनी, इससे मिल करके हम खीर बना सकते हैं, ठीक है। दूध जो है ये जंतु से मिलता है और जो चावल है ये हमें पौधों से मिलता है, ठीक है। अब आगे आता है घी, पनीर और दही, ठीक है। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम भी बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? कृपया आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि गाय, भैंस, बकरी के अलावा और भी ऐसे कौन से जीव हैं या जंतु हैं कि जो हमें दूध देते हैं या जिनसे हम दूध, दही प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जिनसे जो हमें दूध देते हैं, ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आता है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, यानी कि भोजन के रूप में जो पौधे होते हैं, देखिए पौधे के सभी भागों को हम भोजन के रूप में नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो कुछ भाग होते हैं जिन्हें हम अपने भोजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसमें है पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। जो पौधे हैं ये हमारे भोजन का क्या है, बहुत ही मुख्य स्रोत है। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पौधे हैं, पौधे और जीव ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। क्योंकि पौधों के बिना जीवों का कोई अस्तित्व नहीं और जीवों के बिना पेड़ पौधों का कोई अस्तित्व नहीं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भी भोजन के रूप में हम खाते हैं और कभी हम उनके जड़ और कभी तना तो कभी पुष्प को भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे कि जो पौधा होता है, पौधे के किसी भाग को हम लोग सब्जी के रूप में तो किसी भाग को हम लोग फल के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को हम सब्जी में प्रयोग करते हैं, जैसे कि कुछ पौधे का कोई भाग हो गया, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया और कुछ हो गया पुष्प, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, हम अपने भोजन के रूप में भी इन्हें सम्मिलित करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने एक पौधा देखा है सीताफल, जिसे कि काशी फल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर और तलकर पकौड़ी बनाकर भी खाया जाता
है। ठीक है, जो काशी फल है, काशी फल का हम लोग क्या है सब्जी बनाते हैं, यानी कि काशी फल को हम सब्जी के रूप में खाते हैं। लेकिन उसका जो फूल होता है जिससे वो फल तैयार होता है, उस फूल को तोड़ करके अच्छे से साफ करके, ताकि उसमें कुछ छोटे मोटे कीड़े वगैरह ना हो। ठीक है, उन्हें चावल की पिट्ठी, यानी कि चावल का एक प्रकार का चावल, और भी उसमें चावल पीस करके उसमें मसाला भी मिला करके रेडी करते हैं। ठीक है, चावल की पिट्ठी उसमें डुबो करके और बढ़िया से तेल में तल करके उसको हम पकौड़ी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसको भी खाया जाता है। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग भी खाने योग्य होते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पौधा है तो उसका सिर्फ हम एक ही भाग खा सकते हैं। उस पौधे के हम दो या दो से अधिक भागों को भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी अपने भोजन के रूप में। उदाहरण के लिए जैसे कि सरसों के बीज से हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है। लेकिन वहीं पर सरसों का पौधा छोटा होता है तो उसकी पत्तियों को हम क्या करते हैं, शाक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसा कि इधर सर्दियों के मौसम में अक्सर करके सभी के घरों में शाक बनता ही रहा होगा। ठीक है, सभी लोग इसका प्रयोग किए रहे होंगे, खाए होंगे। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों में भी सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में भी सोच सकते हैं जिसको दो या अधिक भाग खाए जाते हैं? आप सभी लोग इस ज़रूर सोचिएगा कि हम लोग ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनके सिर्फ एक ही भाग को भोजन के रूप में ले सकते हैं, या इसके दो या दो से अधिक भागों को भी भोजन के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये बना हुआ है हमारा पौधा। ठीक है, पौधे का जो सबसे ऊपर का भाग है इसे हम बोलते हैं पुष्प। ठीक है, ये क्या है, पुष्प है। ये क्या है, फल है, जो कि पुष्प से रेडी होता है, इससे फल रेडी होता है। ठीक है, और ये जो है ये स्टेम, यानी कि इसे हम बोलते हैं तना। ये इसकी पत्तियां हैं। ठीक है, ग्रीन कलर की सभी को दिख रही होंगी, ये पत्तियां हैं। ठीक है, जो कि टहनियों पर लगी होती हैं। ये है नोड, जहाँ पर ये पत्ती लगी हुई होती है तने से। ठीक है, और ये है नीचे का पार्ट, जड़। ठीक है, जो जड़ मिट्टी के अंदर रहता है और ये पौधे को सीधा खड़ा रखने में यानी कि मिट्टी को जकड़ करके रखता है, और जो तना होता है ये पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है। जड़ भी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। ठीक है, मूल यानी कि जड़। इस जो पौधा होता है ये मिट्टी के जो ऊपर होता है, इस पूरे भाग को हम बोलते हैं प्ररोह तंत्र। ठीक है, मिट्टी के ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, प्ररोह तंत्र। ठीक है, लेकिन जो मिट्टी के नीचे का भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, मूल तंत्र, यानी कि जड़ तंत्र। ठीक है, ये क्या होता है, मिट्टी के नीचे का भाग होता है। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर पहले जानना चाहते कि हमारे भोजन का पौधे और जंतुओं के अलावा और भी कोई अन्य स्रोत है। पहले एक लड़की है, वो सोच रही है कि क्या भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है जिसके द्वारा हमें भोजन प्राप्त हो सकता है या भोजन प्राप्त होता है। खैर चलिए हम आगे पढ़ते हैं उसके बाद में। ठीक है, ये आप सभी लोग सोचिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या पौधे और जंतु के अलावा और भी कोई अन्य स्रोत है। ठीक, सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को इस सारणी में हमें सूचीबद्ध करना है। ठीक है, जैसे कि बैगन का भरता। ठीक है, बैगन का भरता, आलू का भी भरता बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बैगन, बैगन को लिया जाता है, फिर इसमें मिर्च मसाला। ठीक है, बैगन है, मिर्च मसाले के रूप में कोई भी अन्न। ठीक, जो बैगन है ये क्या है, फल है। क्या है, फल है। ठीक है, और इसमें मिर्च मसाले जो है ये भी लगभग फल के ही रूप में आते हैं। और इसमें हम प्रयोग करते हैं तेल। तेल में आप मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल या कोई भी तेल आप ले सकते हैं। और जो तेल होता है, ये मूंगफली का तेल हो, सरसों का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, ये सब हमें किससे प्राप्त होता है, बीज से ही प्राप्त होता है। ठीक, अब आगे आते हैं यहाँ पर, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ पौधे विषैले भी हो सकते
हैं जिनको अगर हम खाने में प्रयोग करेंगे तो उससे हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए हम अपने आसपास के अनजान पौधों को छू करके उनको खा करके ये परीक्षण ना करें या टेस्ट ना करें कि ये हम खा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो भी सकता है हमारे जीवन के लिए। ठीक, आगे आते हैं इसमें। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए क्या करें, छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में ही रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। ठीक है, कोई भी मूंग हो, चना हो, मटर हो, ठीक है, आप लीजिए, उसको क्या करिए, सूखे बीज लेकर के उसको पानी में भिगो करके और एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन उस बीज को उसमें पानी में से निकालिए, पानी को अलग कर दीजिए और उसको बढ़िया से गीले कपड़े में लपेट करके एक तरफ रख दें। अब रखने के बाद में फिर आप क्या देखेंगे, ठीक है, ये देखेंगे कि जो बीज है उसमें में से छोटे छोटे सफ़ेद कलर के कुछ दिखाई देते हैं। ठीक है, वो जो छोटे छोटे सफ़ेद कलर की संरचना होती है वो क्या होती है, वो बीज से बाहर निकल आती है। ठीक है, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा तो उसमें निकल आती है। ये जो बीज होते हैं, ये बीज क्या होते हैं, धीरे धीरे अंकुरित हो जाते हैं, यानी कि इनमें से अंकुरण निकलने लगता है। और इसी बीज को आप लोग ले जाकर खेत में अगर बो देंगे तो क्या होगा, उस बीज से नन्हा सा पौधा भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, और अगर उस बीज में से वो सफ़ेद कलर का सब छोटी सी सफ़ेद संरचना आपको नहीं दिखाई देती है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो बीज बिल्कुल खराब हो चुका है। ठीक है, वो ना तो आपके खाने योग्य है, ना वो किसी के काम का है। ठीक है, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए रख दें या उन्हें छोड़ दें। ठीक है, अगले दिन आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो ख़राब होगा तो क्या होगा, फिर दोबारा अगर आप भिगोएंगे तो वो पूर्ण रूप से सड़ जाएगा, उसमें में से फिर कोई भी छोटी सी संरचना आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये आप लोग भी ट्राई करिएगा, अपने घर पर देखिएगा कि उसमें से एक छोटी सी संरचना निकलती है या नहीं। उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ छोटा सा अंकुर भी दिखाई देगा और वो देखेंगे कि वो छोटा सा अंकुर है, उसे आप अगर मिट्टी और पानी मिलेगा, ठीक है, उसके अनुकूल वातावरण मिलेगा तो फिर क्या होगा, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा बन जाएगा, यानी कि एक नन्हे से पौधे में वो परिवर्तित हो जाएगा। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर एक स्वादिष्ट अल्पाहार भी तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे आप सभी लोग पढ़े भी होंगे या कहा भी जाता है कि जो अंकुरित बीज होते हैं या अंकुरित चने हो गए, ठीक है, ये सब बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, अगर आप अंकुरित बीजों को खाते हैं तो बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, तो वो अंकुरित चीज़ खराब नहीं होता है, बल्कि उसको हम अपने खाने के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर है, देखिए, चना एवं अंकुरित चना ये दिखाया गया है। ये केवल चना है और ये अंकुरित चना है। इस चने की अपेक्षा ये चना बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होता है। जो अंकुरित चना होता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चलिए इसमें आते हैं कि अच्छा ये बताइए कि जो शहद है ये क्या है और ये कहाँ से आता है और ये कैसे बनता है। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं। ठीक है, जहाँ आपस में बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं, ये कैसे बनता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है, ये फूलों पर गईं बैठी और जो फूलों का मकरंद होता है, यानी कि मीठे रस होते हैं, उन्हें क्या करता है, उन्हें इकट्ठा कर लेती हैं और इकट्ठा करके उसे अपने छत्ते में भंडारित कर लेती हैं। ठीक है, यानी कि उसका रस ला ला करके और अपने छत्ते में उसको एकत्रित करती रहती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। जो फूल होता है, और फूल तो आपको हर समय मिलेगा, लेकिन ये भी नहीं कि सारे फूल हर समय ही मिलेंगे। जैसे सर्दियों के मौसम में आपको सरसों के फूल देखने को मिलेंगे,
ठीक है, लेकिन वही केवल वही 3 से 4 महीने ही, बाद में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक, और मकरंद भी हमेशा नहीं मिलता है। फूल तो आपको मिल जाएंगे लेकिन उन फूलों में मकरंद भी हमेशा नहीं रहता है। ठीक, इस मकरंद जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मकरंद ला करके क्या करती हैं, अपने छत्ते में इकट्ठा कर लेती हैं, भंडारण कर लेती हैं, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। वो खुद तो भंडारण करती हैं किसके लिए, अपने लिए, ताकि ये हम लोगों के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। और जब वो ला करके एकत्रित कर लेती हैं तो हम क्या करते हैं, उनके छत्तों को काट करके, और जो उसमें इकट्ठा किए रहती हैं, ठीक है, मकरंद, उसको हम इकट्ठा करके क्या करते हैं, शहद के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब आगे आता है यहाँ पर जंतु। जो जंतु होते हैं ये क्या खाते हैं। ठीक, जंतुओं के बारे में आगे पढ़ते हैं कि ये क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो। क्या कोई ऐसा पालतू पशु है आपके घर में जिसकी देखभाल आप करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी या फिर अन्य जीव। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है या फिर अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे से कीट को भी खाना खाते हुए देखा है। ये आप सभी लोग विचार करिए, ठीक है, कि क्या कभी आपने छोटे छोटे जीवों को भी खाना खाते हुए देखा है। चलिए, इसमें जो जितने भी लोगों के घर पर जीव होंगे, ठीक है, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी होंगे, उन्हें तो अंदाज़ा ही होगा कि जो हमारे जानवर हैं हमारे घर पर वो क्या खाते हैं। सभी को मालूम होगा कि जो गाय, भैंस, बकरी है ये केवल घास, खली, भूसा, अनाज या फिर हरी पत्तियाँ, ठीक है, यही सारी चीज़ें खाते हैं। ठीक, तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। ये देखिए नीचे यहाँ पर दिया गया है। भैंस, जो भैंस है ये घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती ये सारी चीज़ें खाती हैं। जो बिल्ली है ये अपने से छोटे जंतु को खाती है, पक्षियों को भी मौका पाती है तो मार कर खा जाती है, और दूध तो बहुत ही इसे पसंद है ना। चूहा, अभी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चूहा क्या खाता है, शेर क्या खाता है, बाघ क्या खाता है, मकड़ी क्या खाते हैं। तो इसमें अन्य पदार्थ, अन्य जीवों के नाम भी दिए गए हैं कि ये सब क्या क्या खाते हैं। चलिए इधर पढ़ते हैं। फिर से 1.5 में ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हों। ठीक है, ऐसे जंतु जो केवल पेड़ पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो अपने से छोटे जंतुओं को मार करके खा जाते हैं, जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव कहते हैं, और इन्हें हम दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं। तो इन्हें क्या होता है, इन्हें हम तीसरे वर्ग में रखते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जीव जिन्हें भोजन पेड़ पौधे और अपने से छोटे जीवों को भी मारकर खा जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी जंतु कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्या, मनुष्य। जो मनुष्य है ये सर्वाहारी जंतु की श्रेणी में इसे रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर शाकाहारी में गाय है, मांसाहारी में शेर को रखा गया, सर्वाहारी में कौवा, और यहाँ पर आप सर्वाहारी में मनुष्य को भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मनुष्य को भी रख सकते हैं। ठीक, फिर आगे यहाँ पर आता है कि पहले जानना चाहते हैं कि 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे, सर्वाहारी वर्ग में रखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है,
जैसे कि कुछ लोग हो गए कि बाहर रह रहे हैं या कुछ जो है द्वीपों पर रह रहे हैं, टापू पर रह रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के पास भोजन जब मिलना मुश्किल हो जाता है तो क्या करते हैं, नदियों से मछलियों को मार करके उनको भोजन बनाते हैं। या फिर अगर कोई, जैसे कि आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, जो आदिमानव थे, आदिमानव भी पहले, सबसे पहले उन्होंने जानवरों का ही शिकार करना शुरू किया है, उनको ही खाना स्टार्ट किया है। ठीक है, खैर चलिए अब आगे फिर पढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें आता है प्रमुख शब्द, कुछ शब्द हैं, संघटक, खाद, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या हैं, ठीक है, और इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो देखिए, इसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत ही अधिक विविधता होती है। यानी कि भारत में, हमारे देश में बहुत ढेर सारे ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो भोजन हम लोग यहाँ पर करते हैं सिर्फ वही भोजन करते हैं। हो सकता है उन लोगों का भोजन कुछ और हो, हम लोग यहाँ पर कुछ और ही भोजन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। आप लोग बाहर जाएंगे तो बहुत ढेर सारी अन्य चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। फिर अगला पॉइंट आता है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, पौधे और जंतु ही होते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी, और जो जंतु अपने से छोटे जीवों को या जीवों को मार करके खा जाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और ऐसे जीव जो पादप और दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला आता है अभ्यास प्रश्न, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। ये आप सभी लोग सोच करके बताइए कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है या नहीं। 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में भी होता है। ऐसे कोई 5 पदार्थ के नाम आपको बताने हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ का उपयोग हम लोग किस भाग से, कौन से खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं। इसमें है कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से करना है। जैसे दूध, दही, पनीर, घी, ये सब क्या है, ये सब जानते हैं आप लोग कि ये सभी जंतु से क्या होता है, उत्पादित होते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये जानते हैं कि ये क्या है, सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ, शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद, दोनों पादप एवं पादप उत्पाद ही खाते हैं। ठीक है, आगे के लिए यहाँ पर कुछ प्रस्तावित परियोजनाएं परिकल्पनाएं दी गई हैं। सोचने की बात भी यहाँ पर भी बताई गई है। क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, यदि नहीं तो क्यों। जरा आप कभी सोचें और सोचिएगा भी कि उपलब्ध नहीं है तो आखिर में ऐसा क्यों नहीं है। हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं। जैसा कि किसी के पास बहुत ज़्यादा भोजन होता है, वो करके और कुछ भोजन क्या होता है, फेंक देते हैं। तो उससे जो जिनके पास भोजन नहीं है, क्या उन्हें समस्या होती है कि नहीं होती है। ठीक है, और क्या हम उपाय करें ताकि हम भोजन को बर्बाद होने से बचा सकें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी और भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भोजन के बारे में। ठीक है, कि भोजन, ये तो था कि भोजन कहाँ से आता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि भोजन के घटक, जो भोजन है, भोजन के घटक क्या क्या हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। धन्यवाद।